चलो शांत हो जाओ सब। देखो इधर हम लोग पढ़ चुके थे, क्या बताओ, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखो इधर, देखो हम लोग क्या पढ़े थे, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की करा देंगे आज तुलना। बताओ बी चुंबकीय अक्षीय स्थिति में बताओ कितना आया था, 2m/r³, यही ना था समीकरण नंबर 1। और इधर देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ निरक्षीय स्थिति में कितना था, ऐसे लिखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष और दोनों निरक्ष पर। बताओ इसका बताओ कितना होता था, m/r³, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो इधर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर बताओ कितना थी, 2m/r³, और निरक्ष पे कितना थी, m/r³। समीकरण 1/समीकरण 2 से शांति से रहो सब। देखो इधर तो बताओ बी अक्ष पर मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर, और फिर बी निरक्ष पर मतलब समझ रहे हो लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर। अब बताओ अक्ष पर कितना थी, 2m/r³, ये कितना थी, m/r³। r³ से r³ कटा m से m, तो इसका इधर गुणा कर दोगे तो बताओ बी अक्ष पर मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर 2 गुणते चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर, निरक्ष पर। याद करो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर का मान, अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर का मान निरक्ष की कितनी होती थी, 2 गुनी। तो ठीक बताओ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर का मान निरक्ष पर के 2 गुने के मान की क्या होगी, बराबर होगी। दोनों बताओ सेम हुआ कि ना हुआ, एक याद करो दूसर का तैयार है, ठीक है ना, नोट कर लो। जो इधर अगले हेडिंग लगा लोगे, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। अमीटर में रूपांतरण, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण हो गया। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, ध्यान समझोगे। अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में सीधे धारा की माप, अरे सीधे धारा को क्या करता है, माप देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ अमीटर में तुम लोग क्या लिखोगे, अमीटर में क्या लिखोगे बताओ, यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में सीधे धारा की माप की क्या कर देता है, गणना करता है, ठीक है ना। अब इधर देखो हो जाएगा ना, देखो इधर 2 प्रतिरोध वैद्युत वाहक बैटरी द्वारा ई, ध्यान से समझो इधर यहाँ देखो। अच्छा बताओ हम बताए थे कि अमीटर बताओ किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो मान लेते हैं यहाँ पे एक तो एमीटर जुड़ गया, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखो पहले प्रतिरोध को मान लेते हैं R1 और दूसरे को मान लेते हैं R2। और जब अमीटर लगा हुआ है तो बात समझना लो इधर, जब अमीटर लगा हुआ है तो इसका भी कुछ ना तो कुछ जरूर प्रतिरोध होगा, तो इसके प्रतिरोध को क्या मान लो, R3। इसके प्रतिरोध को क्या मान लोगे, R3, हो गया ना। अब एक बात बताओ, जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध बताओ कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध बताओ कितना होगा, R1 प्लस का R2। एक बार जोड़ने के बाद धारा और एक बार मतलब प्रतिरोध, अमीटर को जोड़ने से पहले धारा और एक बार अमीटर को जोड़ने के बाद धारा। तो बात समझना लोग क्या होता है अमीटर में रूपांतरण। जैसे किसी विद्युत परिपथ में जैसे अमीटर नहीं लगा है, ठीक है ना,
इसे चेक करने वाला आया भैया तो पहले ही धारा माप के चला जाएगा। फिर अमीटर अगर लगा देगा तो कुछ धारा कम हो जाएगी, क्योंकि उसका भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। तो एक बार अमीटर जोड़ने से पहले धारा परिपथ की और एक बार अमीटर जोड़ने के बाद, ठीक है ना, धारा। बताओ यहाँ पर लिखोगे अमीटर जोड़ने से पहले धारा, बताओ धारा मान लेते हैं यहाँ से प्रवाहित होकर क्या जा रही है, आई। और सब लोग जानता है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होती है, बराबर होती है पूरा धारा। अच्छा बताओ हम लोग पढ़े हैं किरचॉफ वाले नियम में ई बराबर अरे आई बराबर यहाँ पे स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर, लेकिन दोनों बताओ कैपिटल आर है, यानी यहाँ बताओ तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस का R2 होगा ना, समीकरण नंबर। तो सर वहाँ पे फिर मतलब कैपिटल आर लेंगे। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह, क्योंकि ये टोटल तुल्य प्रतिरोध है ना। हाई बताओ तुल्य प्रतिरोध लेंगे, जोड़ने से पहले हाई जुड़ा नहीं है, अब बाद में जोड़े हैं, तो जोड़ने से पहले खाली हाई ये ना दो प्रतिरोध रहेगा, जोड़ने के बाद नहीं वो प्रतिरोध आएगा। अब देखो इधर अब लिखोगे, अच्छा एक बात बताओ, धारा जुड़ गई, मतलब धारा निकल गई, फिर अगर बताओ यहाँ पे देखो दो को प्रतिरोध था, एक प्रतिरोध और ही हो जाएगा किसका, अमीटर का। तो जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो रहा है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, मतलब सीधे सीधे जोड़ लेते हैं ना, उल्टा करके जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में तो थोड़ा कम आता है। लेकिन यहाँ पे देखो प्रतिरोध का मान पहले 2 को था, एक और ही हो गया, यानी प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। तो बताओ प्रतिरोध और धारा में 36 का आंकड़ा, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, होता है ना। मतलब प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा को कम न बने देगा, यानी जो पहले की धारा है वो वाली और जो अब धारा निकलेगी वो वाली, बताओ उसमें से कौन बड़ी होगी, पहले वाली, क्योंकि पहले वाला का प्रतिरोध क्या था, कम था। अब की बार प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हानि निकालोगे तो पहले की धारा में से दूसर की धारा को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो अब जो धारा निकल कर आएगी जोड़ने के, अमीटर जोड़ने के बाद, तनी बात समझना, अमीटर जोड़ने के बाद ध्यान से समझना लो, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत कराएगा। देखो अमीटर जोड़ने के बाद बताओ इसका मान लेते हैं, धारा क्या हो जाएगी, आई डैश, पहले से धारा कम हो जाएगी ना। इधर देखो पहले से धारा कम हो जाएगी, पहले थी आई लेकिन अब प्रतिरोध बढ़ गया, तब इसकी धारा क्या हो जाएगी, आई डैश मान लिए। तो आई डैश बराबर विद्युत वाहक बल तो वही रहेगा बैटरी का। अब बताओ प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस का बताओ कितना, R3, क्योंकि 3 को प्रतिरोध हो गया और तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध सब लोग जानता है, डायरेक्ट जोड़ कर निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 2। अब बताओ धारा में कमी निकालोगे तो 1 में से 2 को क्या करोगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी धारा में कमी, धारा में कमी होगी कि ना होगी, अनुभव कर लो कि धारा में क्या होगी, कमी होगी। तो बताओ धारा में कमी होगी, यानी आई माइनस आई डैश बराबर बताओ आई का मान कितना, ई अपान R1 प्लस का R2 माइनस का बताओ कितना, ई अपान R1 प्लस का R2 प्लस का R3 हो गया ना। इधर देखो ध्यान से देखो इधर, तो I माइनस आई डैश बराबर लॉसा बताओ, एक बार ही आएगा और एक बार ई, मतलब एक ब्रैकेट में R1 प्लस का R2 और दूसरे ब्रैकेट में R1 R2 और फिर R3। अब देखो इधर R1 प्लस R2 से कटेगा तो ई वाला जाएगा, जाएगा ना ई, बताओ ई गुड़े R1 R2 R3 और प्लस का माइनस का, बताओ ई गुड़ते, अब बताओ कितना होगा, R1 प्लस का R1 प्लस का R2 होगा ना। अब ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर देखो, इधर देखो, इधर सब देखो ध्यान से, हाई देखो इसका गुणा कराओगे तो ई R1, इसका गुणा कराओगे ई R2, इसका गुणा कराओगे ई R3, तनी बात समझना यहाँ से, फिर गुणा कराओगे तो ई R1 माइनस में
फिर गुणा कराओगे तो ER2, तो ER1 ER2 तो कट जाएगा, कटेगा कि ना कटेगा यहाँ से, तो क्या बचेगा ER3 खाली बचेगा। तो यहाँ पर अगर खुश हो लो तो लिख सकते हैं I माइनस आई डैश बराबर ER3 बट्टे बताओ कितना R1 R2 प्लस का R1 प्लस का R2 प्लस का R3। खुश हो लो ना, खुश हो लो ना, खुश इधर देखो, देखो इधर। अब यहाँ से हम तुम लोगों को बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान समझो। इधर बताओ, अब यहाँ से मान इसका बताओ पूरा इधर टोटल शून्य कब होगा, शून्य कब होगा। देखो इसमें शून्य करोगे, इसमें शून्य करोगे, किसी एक को शून्य करोगे तो शून्य नहीं होगा। तो शून्य किसको करना है R3 को। तो बताओ जीरो किसको करोगे R3 को, किस लिए करोगे, तनी बात समझना। लगभग जीरो के बराबर माना जाएगा, यहाँ समझना। बताओ R3 किसका प्रतिरोध है। देखो इधर इसका जीरो करोगे, इसको भी जीरो करोगे, इसको भी कौन को जीरो करोगे तो पूरा जीरो नहीं होगा क्योंकि प्लस में है ना। यहाँ पे जीरो लिखोगे तो R2 बच जाएगा, R2 को जीरो करोगे तो E बच जाएगा। यहाँ पे देखो कौन एक बच जाएगा ना। तो बताओ जीरो कब होगा ये पूरा मान, जब R3 जीरो होगा तब। अब R3 जीरो होने का मकसद तो नहीं समझे ना। R3 किसका प्रतिरोध है, अमीटर का। तो अमीटर का प्रतिरोध मतलब एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध अगर शून्य होगा तो वो सबसे अच्छा क्वालिटी का माना जाएगा। मतलब समझो सबसे शून्य मतलब नगण्य प्रतिरोध वाला जो प्रतिरोध होगा उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श अमीटर। क्या बोलेंगे, आदर्श अमीटर। क्या बताओ आदर्श अमीटर के लिए, तनी बात समझो इधर। आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध इसका बताओ क्या करोगे, जीरो। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। मतलब खूब अच्छा क्वालिटी का अगर प्रतिरोध रहेगा, अरे अमीटर रहेगा तो उसका प्रतिरोध क्या रहेगा, जीरो। खूब अच्छे क्वालिटी का लड़के हो तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, जो बाधा वाधा है कुछ नहीं आएगा। लेकिन तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो नहीं, खाली दिन भर ठूसने के चक्कर में पड़े रहते हो। आई समझ में आया। यही हमारा मेन मकसद था, यहाँ तक लिया कर बताने के लिए, ये बताना था मेन। ध्यान समझो इधर। तुम हम एक बार बता रहे, फिर से समझना। इसको जीरो करोगे, इसको भी जीरो करोगे, कोनो अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें से किसी एक को जीरो करोगे, कोनो अंतर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं ना। तो बताओ किसको जीरो करोगे कि पूरा जीरो होगा। एक आदर्श अमीटर के लिए उसका प्रतिरोध का मान शून्य लिया जाता है, यही तो लिखे हैं। आदर्श अमीटर के लिए, आदर्श अमीटर का मतलब अमीटर का प्रतिरोध क्या लिया जाता है, शून्य। तनी बात समझने की कोशिश करो सब। एक वो अच्छा क्वालिटी का आदमी है तो उसमें कोई कमी उमी नहीं रहेगा। वो जो काम कहोगे वो शुद्ध शुद्ध करेगा। इन बनरों जैसा नहीं होता है कि करोगे कुछ और ही कहेंगे सब कुछ और ही, ठीक है ना। तो उसी तरह आदर्श मतलब क्या होता है, अच्छा। बताओ एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या मानना पड़ेगा, शून्य। मतलब खूब बढ़िया अगर अमीटर है, उसको दुकान से खरीद लिया रहा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, शून्य के बराबर होता है। यही हमको बताना था यहाँ से, ठीक है ना। लिख लो। इसमें एक बात समझो, जब R3 जीरो होगा तो आई पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब ये पूरा जीरो होगा तो आई माइनस का उधरिया जाएगा तो प्लस का, यानी बताओ आई लगभग आई डैश के भी क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब अमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा तब। क्लियर है ना। मतलब जोड़ने के बाद वाली धारा, अरे जोड़ने से पहले वाली धारा और जोड़ने के बाद वाली धारा का मान बराबर कब होगा, जब अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। हो गया ना। और एक आदर्श अमीटर के लिए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना आवश्यक है, शून्य। अगला देखो, इधर देखो, किलगित चल कुंडली होता है, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित प्रयुक्त किया जाता है। तो ये बात समझना लो। इधर किलकित, किलकित ना होता है, अरे किलकित मतलब कितने कितनी, कितने कितने तो ना होता है। अभी समझ में आएगा, देखना लो।
इसका भी धारा मापी में रूपांतर करेंगे। तनी एक समझो कहानी, समझो इधर, ध्यान समझो इधर। इसमें एगो शब्द आएगा संठ। हाँ तनी बात समझो इधर, संठ आएगा। जैसे मान लो गाजीपुर है ना, तो गाजीपुर स्टेशन पे आने वाली सभी लाइनें, सभी ट्रेनें इस प्रकार आ रही, व्यस्त हैं, सभी लाइनें व्यस्त है ना, मतलब इस पटरी पर आ रही हैं, ठीक है ना। और कोई ऐसी रेलगाड़ी होगी जो गाजीपुर को ना होते हुए गाजीपुर को साइड करके क्या कर चली गई, बलिया चली जाएगी, बलिया बारात जाएगी ना, बलिया बारात जाएगी। ये कुछ सुनना चाहते हैं? तो बात समझो इधर, यहाँ आने वाली थी किस पे, गाजीपुर। मतलब मान लो कोई तुम्हारा वेट कर रहा होगा, मान लो कोई वेट तुम्हारा कर रहा होगा गाजीपुर स्टेशन पर, गाजीपुर स्टेशन पर, लेकिन अब उन्होंने अगर ट्रेन अगर दूसरी पकड़ लिया तो वो चले जाएंगे गाजीपुर के बाहर, स्टेशन से ना होकर गाजीपुर से ही जाएंगे, लेकिन दूसरी पटरी से अगर चले जाएंगे तो तुम यहाँ पे ना कहता हो कि सुखले संट बजा रहे थे, तो सुखले संट बजा रहे थे, सुखले संट बज गया ना, मतलब यहाँ से छुआई हुआ नहीं हुआ। तो उसी तरह एक ठो धारा को जब इधर से ले आएंगे और इधर भेज देंगे तो इधर यहाँ क्या रहेगा, संट हो जाएगा, एक ठो संट लगेगा। जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध उसको भी एक प्रकार लिखेंगे संट, मतलब संट एक प्रकार का क्या होता है, प्रतिरोध। संट मोटर भी आता है, ठीक है ना। तो हाई बताओ, यहाँ पे जब ट्रेन इधर से चली गई तो तुम इधर खोजने वाले क्या रह गए, सुखले संट बजाओगे सब ना। मतलब यहाँ पे अगर धारा नहीं आएगी तो संट बज रहा है ना, समझ में आया ना। अब देखो इधर तनी फिगर समझना लो, सुखले संट बजा रहे हैं, सुखले शंख बजा रहे हैं। तनी इधर देखो, बतियाओ कम सब, बहुत महत्वपूर्ण है। इधर देखो, सब तो वही है, यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ देखो इधर, देखो गैल्वेनोमीटर से भी क्या नापते हैं हम, धारा। गैल्वेनोमीटर से भी क्या नापते हैं, धारा मापते हैं। ध्यान से देखो इधर, अब देखो इसके बीच में लगा दिए ना संट, इसके बीच में ना लगा दिए संट, धारा जाने वाली है उधर, इधर क्या हो गई संट। बताओ यहाँ पे संट को किससे दर्शाओगे, यस से, मतलब संट एक प्रकार का प्रतिरोध भी होगा। संट का प्रतिरोध क्या होगा, यस, ठीक है। इधर देखो, अब देखो इधर, यहाँ से धारा आई, यहाँ से चलने वाली धारा कितना हो गई, आई। तो जब धारा आई होगी तो एक बार बताओ, धारा अगर इधर चली जाएगी आईजी का मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा इतनी चली गई। आईजी का मतलब क्या समझोगे, गैल्वेनोमीटर में आई में से धारा आईजी प्रवाहित हो गई। तो बताओ इधर यहाँ संट की ओर कितनी आएगी, संट की ओर कितनी आएगी, आई माइनस आई जी आएगी ना। ध्यान से देखो इधर, तो इधर बताओ धारा आएगी, इधर धारा आएगी आई माइनस आई जी, हो गया कि ना हो गया। बताओ इधर धारा आएगी तो इधर भी बताओ, यहाँ भी धारा बताओ कितनी आएगी, आई माइनस आई जी। लेकिन यहाँ पे धारा जाएगी बताओ तो पूरा टोटल कितना हो जाएगी, आई, क्योंकि इधर से भी गई और इधर से भी गई। इधर धारा पूरी टोटल कितनी चली जाएगी, आई चली जाएगी ना। मतलब इधर से भी धारा, इधर से भी धारा, दोनों ओर से धारा फिर एक ही जगह जंक्शन में मिल रही है ना, तो धारा उधर चली जाएगी। एक बार बताओ, एक बार निकालोगे गैल्वेनोमीटर का विभवांतर और एक बार निकालोगे संट का विभवांतर। बताओ गैल्वेनोमीटर और संट किस क्रम में जुड़ा हुआ है, किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर। तो समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका विभव और इसका विभव क्या होगा, बराबर होगा। तनी बात समझो इधर, हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर का विद्युत मतलब क्या विभवांतर और संट का विभवांतर बताओ क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि Vg बराबर होगा बताओ किसके, Vs के। हम जान रहे हैं, बताओ चूंकि जान रहे हैं V बराबर बताओ क्या होता है, IR, मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल विभवांतर के बराबर।
अब एक बात बताओ, यहाँ से देखना लो, VG में अगर निकालोगे क्या, VG का विभवांतर निकालोगे तो VG मतलब इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I, और इसका प्रतिरोध क्या मान लो, G। तो यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे निकालोगे तो ये बताओ IG इंटू V बराबर, बताओ इसका जब विभव निकालोगे V बराबर, तो बताओ क्या लिखोगे, धारा प्रवाहित हो रही है I माइनस IG, और प्रतिरोध शंट का कितना है, यस। बताओ धारा लिखोगे I माइनस IG, और शंट का प्रतिरोध बताओ कितना है, यस। बस इसी को कैलकुलेट करना है, ध्यान समझो, इधर बकवास मत करो सब। IG बराबर इसका इधर गुणा कर दो तो बताओ IS और माइनस का IG, यस होगा ना। आई देखो माइनस का उठा के इधर कर दोगे तो प्लस का, तो बताओ IG कैपिटल G प्लस का IG यस बराबर, बताओ कितना, IS। दोनों में से बताओ क्या कॉमन, IG। बताओ IG कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, G प्लस का यस बराबर, बताओ I और यस हो गया ना। अब एक बात बताओ, हाई गैलोनोमीटर में प्रवाहित धारा है, और ये बताओ तुल्य पूरे परिपथ का धारा है, हो गया ना। तो बताओ धारा बट्टे धारा, प्रतिरोध बट्टे प्रतिरोध। अब यहाँ पे देखो, इसको कर दो इसके बट्टे में, इसको कर दो इसके बट्टे में, तो बताओ IG बट्टे बताओ कितना, IG बट्टे बताओ कितना, I बराबर, बताओ S बट्टा बताओ गुणे में इधर जाएगा तो यानी G प्लस का यस, निकल गया ना सुंदर सा फार्मूला। अब बताओ, ये बताओ इसको पहचाने रहा होगा क्या है, गैलोनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, और ये क्या है, पूरे परिपथ की धारा। ये बताओ क्या है, शंट का प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध G क्या है, हाँ शंट का क्या है प्रतिरोध, और G क्या है, गैलोनोमीटर का प्रतिरोध, यस क्या है, शंट का प्रतिरोध। अगर इसको भी, अगर देखो इसको एक बार इसके बट्टा में करेंगे, अगर इसको अगर पलट दोगे, समझो इधर दो बार फार्मूला निकलता है, अगर इसको पलट दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो I अपान IG हो जाएगा, और ये G प्लस यस अपान यस हो जाएगा। तो एक बार G के बट्टे में भी यस लिख सकते हो, एक बार यस के बट्टे में भी यस लिखते हो, काट कूट लेंगे, बात दोनों बराबर आएगी। आएगी कि ना आएगी, आएगी ना। चलो यही तक नोट कर लो, बहुत है। फिर आगे हम इसको पक्षांतर करके खुदे जो ना दिया रहेगा उस वक्त मान रख के हम लोग खुदे निकाल लेंगे ना। अगला हेडिंग लगा लो, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। शांति से सुनो इधर, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण हो गया ना। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना लो ना। देखो इधर पहले फिगर समझ लो, देखो इधर। अच्छा बताओ वोल्ट मीटर क्या होता है, पहले वोल्ट मीटर की परिभाषा समझ लो। वोल्ट मीटर क्या होता है, यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्या नापता है, विभवांतर नापने के काम आता है। हो गया ना, वोल्ट मीटर धारा नापता है। दो बिंदुओं के बीच, हाँ दोनों बिंदुओं के बीच ना नापता है, दो टर्मिनल, मतलब टर्मिनल के बीच या कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है ना। सब दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभव मापने के काम आता है। हो गया ना। अब थोड़ा सा फिगर समझना लो ना। देखो एक ले लेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, तरी मान्य आयरन में फिगर देखो, फिगर है तो कुल बता देंगे हम। मान्य आयरन बताओ क्या मानोगे, मानेंगे, माना एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल बताओ क्या है, E है। सेल से प्रवाहित धारा बताओ क्या रहेगी, I। सेल से प्रवाहित धारा होने वाली धारा कितना, I। इधर देखो एक प्रतिरोध R1 लगा देंगे, तनी बात समझो इधर, यहाँ से बतियाओ सब मत। अब देखो इधर दूसरा का प्रतिरोध बताओ क्या लगा देंगे,
R2 लगा देंगे, लग गया ना। देखो इधर R2 लग गया, लिया कर इसको मिला दो। देखो इधर यहाँ से अब बताओ जो वोल्ट मीटर लगाओगे वो तो या तो इसके ऊपर लगाओ या तो इसके नीचे, क्योंकि जब लगेगा तो किस में लगेगा, जब लगेगा किस में लगेगा, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में रहता तब इधर लगाते हैं, जब लगेगा तो किस में लगेगा, समांतर क्रम में। यहाँ पर बिंदु A मान लो और यहाँ से एक ठो वोल्ट मीटर लगा दो। वोल्ट मीटर को क्या नाम दे दोगे, V। ये एक वोल्ट मीटर लग गया, बताओ किस क्रम में, समांतर क्रम में। ध्यान समझो इधर, पूरा जोड़ने के बाद में लिखवाएंगे इसको, जोड़ने के बाद बताओ उसका इसका भी प्रतिरोध होगा और इसका भी प्रतिरोध होगा ना, मतलब वोल्ट मीटर का भी तो कुछ प्रतिरोध होगा। ये पहले ही से प्रतिरोध बताओ कितना है, R2। वोल्ट मीटर का भी तो कुछ प्रतिरोध होगा, दोनों के प्रतिरोध को हम बाद में मान लेंगे R2 डैश, ठीक है ना। अब एक बार बताओ, एक बार निकालोगे जोड़ने से पहले, मतलब वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले, ध्यान से समझना लो, थोड़ा सा उसी से लंबा है। वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले बताओ धारा I बराबर E बट्टे बताओ कितना, R1 प्लस का R2। जोड़ने से पहले बताओ E किस क्रम में रहेगी, श्रेणी क्रम में रहेगा। हो गया ना, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो जोड़ने के बाद, एक मिनट, ये टर्मिनल कितना मान लो, B। हो गया ना। अब देखो अगर AB के बीच विभवांतर निकालोगे, किसके बीच, AB के बीच अगर विभवांतर निकालोगे तो बताओ V बराबर बताओ क्या आएगा, I इंटू R2। इससे V बराबर होता है I R। तो जिस तुल्य प्रतिरोध के बीच निकालोगे उसी का ना प्रतिरोध लोगे। तो हम किसके बीच निकालने चले हैं, AB के बीच। तो AB के बीच बताओ धारा आने वाली है, बताओ कितना, जोड़ने से पहले, मतलब जब तक इसको ना जोड़े होता है, समझना लो, जब तक नहीं जोड़े हो इसको भुलाए रहो ना। बताओ धारा कितनी आएगी, I, लेकिन प्रतिरोध खाली कितना होगा, R2। किस में, AB टर्मिनल के बीच। तो बताओ यहाँ पे ध्यान से देखो, AB बराबर वो तो गया, I का मान बताओ कितना रख दोगे, यहाँ पे देखो I का मान कितना, तो बताओ यहाँ पे I का मान रख दोगे E। तो बताओ E का R2 में गुणा कराओगे तो R2। अब बट्टे में बताओ कितना होगा, R1 प्लस का R2, समीकरण नंबर 2। तो फिर समझना लो ना, इसके बीच निकालने चले हो क्या, विभवांतर। तो इसी के बीच वाला क्या लोगे, तुल्य प्रतिरोध। धारा बताओ श्रेणी क्रम में बताओ कितनी आ रही है, I। तो विभव बराबर V बराबर I इंटू R2। अच्छा E R2 मतलब यहाँ पे विभवांतर का मान क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये वाला विभव और ये वाला विभव श्रेणी क्रम में विभवांतर वोल्टमीटर का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पे पहले विभवांतर निकालने, जितना विभव इसमें होगा उतना ही विभव इसमें भी होगा, क्योंकि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। सब लोग जानते हैं समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है, बराबर होता है। हो गया ना। अब लिखोगे AB के बीच जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद अगर धारा निकाल रहे हो तो धारा का मान बदल जाएगा, क्योंकि धारा अब कुछ इसमें भी जाएगी और धारा कुछ इसमें भी जाएगी। तो जोड़ने के बाद धारा मान लेना कितना, I डैश। जोड़ने के बाद बताओ धारा, क्यों धारा, क्योंकि अब बताओ प्रतिरोध का मान पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो ई दो को पहले ही श्रेणी क्रम में था, एगो और ही वोल्ट मीटर का भी तो प्रतिरोध आ गया, वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर का भी प्रतिरोध हो गया ना। तो बताओ जब प्रतिरोध बढ़ा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ बताओ इसको क्या मान लोगे, I डैश। अब I डैश का मान बताओ कितना निकलेगा, I डैश का मान बताओ R1 प्लस का R2। मतलब विभव वही रहेगा, विद्युत वाहक बल R1 प्लस का R2। समीकरण नंबर कर देना कितना, 3, ठीक है ना। देखो इधर, अब ये बताओ I डैश निकल गया, जोड़ने के बाद अब निकालोगे जोड़ने के बाद इसका विभव, फिर जोड़ने के बाद भी तो इसका विभव निकलेगा, एक बार जोड़ने के पहले और एक बार जोड़ने के
बात जोड़ने के बाद फिर निकालोगे ए व बी के बीच क्या विभवांतर। अच्छा एक बात बताओ, जोड़ने के पहले विभवांतर था खाली भी और धारा थी आई, जोड़ने के बाद धारा बताओ कितना आई डैश, तो जोड़ने के बाद विभव भी कितना वी डैश, जोड़ने के बाद भी विभव बताओ कितना वी डैश, तो बताओ वी डैश बराबर बताओ क्या आएगा आई डैश आर। जोड़ने के बाद इस टोटल बताओ, अब यहाँ का खरी प्रतिरोध नहीं ना लेंगे, एक मिनट समझो इधर, ये पहला ही से R2 था तो जब जोड़ दिए तो इसका भी प्रतिरोध हो जाएगा, होगा ना। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध बताओ क्या मान लोगे R2 डैश, तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लोगे R2 डैश। तो जोड़ने के बाद जब धारा हुई I डैश, तो जोड़ने के बाद विभव हुआ है V डैश, तो जोड़ने के बाद तुल्य प्रतिरोध बताओ कितना होगा R2 डैश। तो यहाँ पे बस क्या लग जाएगा R2 डैश। अब देखो इधर E का मान बताओ, I का मान बताओ, यहाँ पे कितना R1 प्लस का R2, ये क्या निकला V डैश निकला ना। अब बताओ ये लास्ट वाला प्रतिरोध बताओ कितना हो जाएगा R2 डैश, क्योंकि यहाँ भी बताओ कितना हुआ है R2 डैश। जोड़ने के बाद तुल्य प्रतिरोध देखो ये पहला ही से था, इस पूरे प्रतिरोध को समझो इधर, ये एक तो पहला ही से प्रतिरोध था ना, पूरा टोटल मतलब जब वोल्ट मीटर को जोड़ दिया गया तो R2 प्लस का वोल्ट मीटर का दोनों का प्रतिरोध हमने क्या माना है तुल्य प्रतिरोध कितना R2 डैश। तो ये वाला और ये वाला किस क्रम में श्रेणी क्रम में, जैसे समझो इधर यहाँ पे 4 वोल्ट का है, यहाँ पे 4 ओम का, तो 4 बताओ 2 ओम का आएगा ना समांतर क्रम में जोड़ोगे तो यहाँ बताओ अब जोड़ने के बाद ई वाला और ई वाला किस क्रम में हो जाएगा श्रेणी में। तो श्रेणी में जोड़े कि ना जोड़े बताओ, इसका पूरे का इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिए हैं R2 डैश। तो बताओ एगो ना हो गया, अब एगो हो गया भैया, तो बताओ ई वाला और ई वाला बताओ किस क्रम में श्रेणी क्रम में, हो गया कि ना हो गया। अब निकाल लोगे तुम क्या विभव में कमी या विभव परिवर्तन, यहाँ पे क्या निकालोगे विभव परिवर्तन। तो बताओ विभव परिवर्तन कैसे निकलेगा, पहले का विभव बढ़ियार आखिर अब का विभव बढ़ियार। पहले का विभव क्या होगा बढ़ियार, क्योंकि धारा 36 आंकड़ा होता है ना प्रतिरोध से। तो बताओ V माइनस बताओ क्या V डैश। अब बताओ V का मान कितना, देखो E R2 बट्टा में R1 प्लस का R2 माइनस का V डैश का मान कितना E R2 डैश बट्टा में R1 प्लस का R2 डैश, R2 डैश ना होगा, एक लाइन और जाएगा नीचे। इधर देखो अगर इधर देखो V माइनस V डैश बराबर, इधर देखो E सभी में से क्या कर दो कॉमन, मतलब E को बाहर कर दो। बताओ इसका लसा लोगे तो एक ब्रैकेट में R1 प्लस का R2 और दूसरे ब्रैकेट में बताओ R1 प्लस का R2 डैश। बताओ हाई वाला इससे कटेगा तो हाई वाला बचेगा ना, इसका गुणा कर दो, इसमें E को निकाल दिए हो तो R2 का गुणा होगा R1 में, ध्यान समझना। तो R1 क्या होगा R2 का गुणा होगा किसमें R2 डैश में, तो प्लस का बताओ कितना होगा R2 डैश। अब यहाँ पे देखना हाई वाला कट गया तो क्या बचा है ना, तो बताओ E यहाँ से निकल चुका है तो क्या बचा है R2 डैश। तो इसका इसमें गुणा कराओगे बताओ कितना आएगा R1 R2 डैश। देखो इधर माइनस हो जाएगा ना फिर, तो बताओ R2 का फिर इसमें गुणा होगा, बताओ माइनस का R2 डैश हो गया ना। अब बताओ R2 डैश R2 डैश क्या हो जाएगा कट जाएगा। बताओ कितना बचेगा, हाई देखो कितना बचेगा, देखो बाहर कितना बच रहा है ध्यान समझना लो। देखो V माइनस V डैश बराबर बताओ E और क्या बचा हुआ है ऊपर ध्यान से देखो R1 R2 माइनस का बताओ R1 R2 डैश। अब बट्टा में बताओ कितना R1 प्लस का R2 और फिर बताओ R1 प्लस का R2 का डैश। दोनों में से बताओ क्या कॉमन, V माइनस V डैश R1 कॉमन हो जाएगा तो E R1 क्या बचेगा R माइनस ये छूट रहा है R2 ना हो
R2 माइनस का बताओ कितना, R2 डैश, अब बट्टे बताओ कितना, R1 प्लस का R2, और फिर बताओ कितना, R1 प्लस का R2 डैश। अब बताओ किसका मान बराबर होना चाहिए, तो ये मान बराबर होगा। देख लो किसका मान, अगर R2 डैश और R1, तनी समझो इधर, R2 और ये R डैश अगर बराबर हो जाए तो बताओ त्रुटियां क्या हो जाएगी, शून्य। ध्यान से देखो इधर, इसको अगर देखो R1 और R2 को बराबर करोगे कुछ नहीं होगा। एक बात समझो यहाँ से, R1 और R2 को बराबर करोगे जुड़ जाएगा, R1 को और R2 डैश को बराबर करोगे तो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर R2 और R2 डैश अगर बराबर हो जाए तो ये पूरा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कंडीशन बताओ, देखो R2 का मान अगर R2 डैश के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, समझो इधर R2 का मान R2 डैश के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यहाँ पे फिर R2 रखोगे ना। देखो इधर यहाँ पे क्या रखोगे, R2। देखो इधर V माइनस V डैश बराबर, यहाँ भी R2 की जगह R2 रखोगे, R2 डैश की जगह भी R2 रखोगे, तो पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो। तब जब पूरा जीरो होगा तो भाई पूरा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो। ना समझ में आया, यहाँ पे ना समझ में आ रहा है। R2 और R2 डैश बराबर होगा तभी ना ये पूरा जीरो होगा, हमको जीरो ना बनाना है। अब बताओ तब जाके V और V डैश क्या होगा, बराबर। मतलब किसी भी बोर्ड इधर यहाँ तक मिटा लें तो पूरा फार्मूला क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, ठीक है ना। अब इधर देखो, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, अरे चित्र बन जाएगा, बन जाएगा। ध्यान से देखो इधर, देखो इधर थोड़ा सा देखना लो, एडजस्ट कर लेंगे पूरा। इधर देखो तो R2 बराबर है बताओ किसके, R2 डैश के, तो बताओ इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, व्युत्क्रम भी क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि वो बताओ किस क्रम में था, समांतर क्रम में था, तो उल्टा ना करके जोड़ते हैं। बताओ हम कह सकते हैं ना कि बताओ 1/R2 बराबर होगा बताओ किसके, 1/R2 डैश के। अच्छा याद करो भैया, R2 डैश क्या था, R2 डैश क्या था, तुल्य प्रतिरोध किसका 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 किसका, R2 डैश बताओ, R2 डैश वोल्ट मीटर का भी, आप प्लस का बताओ किसका, R2 का भी। R2 बराबर R2 और दोनों को जोड़ कर ना माने थे, पूरे परिपथ का ना माने थे। बताओ हाई प्लस का इधर ही आएगा तो माइनस का, यानी बताओ RV बराबर बताओ क्या आएगा, जीरो आएगा कि ना आएगा। अब एक बात बताओ, RV बराबर जीरो आएगा तो यहाँ से देखो, अगर इसका उल्टा करोगे तो इसका भी उल्टा करोगे तो R बराबर RV बराबर क्या आएगा, अनंत आएगा कि ना आएगा। तो बताओ अब एक बात बताओ, अब यहाँ से समझना लो क्या होगा, सुन लो सब। अभी एक तो फार्मूला और रह जाएगा इसका। देखो एक आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध का मान शून्य होना जरूरी था, लेकिन एक आदर्श वोल्ट मीटर के लिए उसका प्रतिरोध कितना होना जरूरी है, अनंत। क्लियर है ना। तो उतार लो, फिर आगे अभी बहुत बाकी है। एक तो तनिस और इसका फार्मूला है, सिद्ध हो जाएगा कल।